हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रैपिड रिकैप सीरीज फॉर जेकेएसएसबी बाय आरिफ केमिस्ट्री। तो हम डिस्कस कर रहे थे कश्मीर हिस्ट्री में हमने जो है डिस्कस किया शाहमीरी डायनेस्टी में मैं आपको बता चुका। अगर आपको याद हो, चूंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, अब काफी गैप आ गया, टाइम गैप, बीच में शब कदर थी, उसके बाद जो है थोड़ी ईद की प्रिपरेशन थी, इसलिए मैं भी थोड़ा सा लेक्चर अपलोड करने में लेट हो गया। तो चूंकि शायद याद अगर ना हो तो मैं यहाँ पे पहुंच चुका था, आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड रिमाइंड करवा दूं चीजें कि शाहमीरी डायनेस्टी जो है उसका लास्ट रूलर, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था उसका लास्ट रूलर जो था शाहमीर ने उसको शुरुआत किया था। फाउंडर उसका कौन था? शाहमीर था। और लास्ट रूलर मैंने उसका बताया था आपको, हबीब शाह था। कौन था? हबीब शाह। मैं यहाँ तक आपको बता चुका था कि हबीब शाह जो है इसका लास्ट रूलर था, जिसने रूल किया था 1561 से लेके 1557 से लेके 1561 तक, ऐसे ही बताया था। 1557 से 1561 तक, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि इसी के टाइम जो अकबर बादशाह है, अकबर जो है, इसी के टाइम पे अकबर ने जो है अटैक करने की कोशिश की थी। और किसको भेजा था यहाँ पे? कारा बहादुर। याद है? कारा बहादुर के अंडर उसने आर्मी भेजी थी। ये चीज मैं बता चुका था कि कारा बहादुर के अंडर उसने क्या भेजी थी? आर्मी भेजी थी। लेकिन जो हबीब शाह है, इसके पास एक मिनिस्टर होता था। क्या नाम था भाई उस मिनिस्टर का? याद है? गाजी चक। गाजी चक एक मिनिस्टर हुआ करता था। किसके पास मिनिस्टर हुआ करता था? किसके पास? इसके पास, हबीब शाह के पास। तो इस गाजी चक ने जो है इस आर्मी को डिफीट किया था। याद हो रहा? थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा। बिल्कुल लास्ट लेक्चर का जो क्लोजिंग हुई थी इसी पे हुई थी। इस गाजी चक के मिनिस्टर ने इस आर्मी को जो है हरा दिया था, डिफीट दी थी रजौरी के अंदर, ठीक है। जब इस आर्मी को डिफीट दे दी इस गाजी चक ने, ठीक है, तो आर्मी हरा दी। अब उसने, अकबर की आर्मी थी वो, कारा बहादुर के अंडर भेजी थी उसने, अकबर ने भेजी थी। तो इस गाजी चक हबीब शाह के इस मिनिस्टर ने इसको जब हरा दिया रजौरी के अंदर, तो मैंने आपको बताया फिर इसने क्या किया। इसने कहा भाई मैंने तो इस आर्मी को हटा दिया, मैंने तो इस कारा बहादुर की आर्मी, जो अकबर की भेजी हुई आर्मी है, गाजी चक को, गाजी चक ने कहा, इसने कहा भाई मैंने तो इस आर्मी को हटा दिया, तो ये हबीब शाह क्या बात है? इसने बोला हबीब शाह तू भी हट जा बेटा, तेरा काम नहीं रहा, तू हट जा। ये बोला तू भी हट जा। इसने इसको भी डिपोज कर दिया वहां से, इसको डिपोज कर दिया, ठीक है। इसने डिपोज कर दिया किसको? डिपोज्ड हबीब शाह। इसने डिपोज कर दिया हबीब शाह को भाई, क्योंकि आ गया ना थोड़ा सा, फिर वो आ जाता है कि जब उसने अपने विंग्स को फैला के देखा ना, कभी कभी यही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको भी, कि अपने विंग्स को फैला के थोड़ा देखो भाई कि आपकी पावर कितनी है। आप जो है जब बैठे रहोगे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जब अपनी कोशिश करोगे, थोड़ा सा बार यहाँ वहां मारोगे, तो जब उड़ान भर के देखोगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितना है। और जैसे आप मैं मुमताज जी से बात करूंगा, मुमताज जी एंड मुमताज जी ने भी मेरे को सजेस्ट किया था कि आप सर ऐसे ऐसे बताइए थोड़ा सा उस चीज का, ठीक है। मैंने उसको सजेशन को आपके लिया था। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं पता है क्या चाहता हूँ, जो सही में मैं बताऊं, शायद शुक्ला जी इसको अच्छे से समझेंगे, शुक्ला राजपूत जी आप समझेंगे इसको, जैसे कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत कर, मेरा वो रूल एक नंबर। एक बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि अगर, हाँ ठीक है, दूसरा, अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स जो छोटी मोटी हैं उनको मैं यहाँ गिनाऊं और फिर जाके उससे मैं अचीवर, मतलब थोड़ा यहाँ पे उससे जो है वो, समझ रहे हो? नहीं, वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट मेरे से कुछ स्टूडेंट्स, और जो आप ही हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी स्टूडेंट्स आप हो, कुछ फायदा हासिल करो। आप जब मुझसे यहाँ से फायदा हासिल करोगे, फिर किसी दिन मेरे प्लेटफॉर्म पे आना भाई, ठीक है। और चाहे छोटा ही चैनल होगा, कोई बात नहीं, आप जब बता दोगे ना, फिर उससे फायदा होगा। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग तैयार हो जाओ, मुमताज़ जी, शुक्ला जी, आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, मेहनत करो। जहाँ पे मेरी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को बताऊँगा। जहाँ भी किसी भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आती है, ये नहीं, ज़रूरी नहीं है यही जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है, आप सिर्फ़ उसको कमेंट में लिख के बताओ कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बता देना, मैं आपको उस टॉपिक को भी बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझा के बता दूँगा, ठीक है? जो चल रहा है रूटीन में वो चलता रहेगा, लेकिन कहीं पे किसी टॉपिक के अंदर और किसी में दिक्कत आती है, उसको भी आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है? अलग से भी। तो ये चीज़ है, मैं वो चीज़ चाहता हूँ भाई। बाकी ठीक है, मैं सबको पता, आपको तो पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैंने एक बार, 2 बार वीडियो में बताया भी था, कई बीच में वीडियो में बताया भी था मैंने, कि मैंने जब 2015 से मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई करने शुरू किए हुए हैं। जेकेएसएसबी की तो मैंने, देखिए सबसे पहले मैंने जो क्वालीफाई किया, ये आपका वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, ठीक है? उसके बाद जो है, वो जो है आपका
वीएलडब्ल्यू के बाद लैब असिस्टेंट जीडीसी डोडा, वहाँ पे भी मैंने काम किया 2 साल परमानेंट, वो भी जॉब थी। डिस्ट्रिक्ट पूरे डिवीज़न के अंदर 30 ही पोस्टें थी, पूरे जम्मू डिवीज़न के अंदर, वहाँ पे भी टॉप 10 में मेरा नाम आया हुआ था। ठीक है, टॉप 10 में मैंने वो क्रैक किया था एग्ज़ाम, और खाली रिटन बेस्ड था वो भी, उसके अंदर भी मैंने वो क्वालीफाई किया हुआ था। उसके बाद पटवारी के अंदर मेरा नाम आया, उसके बाद जो है फाइनली अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत, अभी इस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा हेल्थ इश्यू हुआ, तो मैं जो है फाइनली ज़्यादा वो नहीं कर पाया, तो अब मैंने थोड़ा-सा ये काम शुरू किया हुआ है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब फैमिली लाइफ़ भी है, सोशल भी है, जॉब भी है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो देखा कि कुल मिला के ये देखा कि चलिए हमारे से कुछ फ़ायदा किसी को हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है। पैशन जो है वो टीचिंग है भाई। मैं जाना चाहता था टीचिंग में ही, तो चलिए बहरहाल ये तो सारी मुकद्दर के खेल होते हैं, जो भी होता है। तो कुल मिला के ये है कि आप में से अगर 1 या 2 या 3 लोगों को भी, अगर कुल मिला के 1 को भी फ़ायदा होता है ना, तो दैट विल बी सफिशिएंट, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए उसने क्या किया फिर, जब उसने अपने विंग्स को स्प्रेड किया, उसने जब हराया भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ अपने विंग्स को स्प्रेड करके देखो, तब आपको अपनी ताकत का पता चलेगा, तब आपको पोटेंशियल रियलाइज होगा भाई आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ऐसे रियलाइज नहीं होगा, टाइम को वेस्ट मत करिए, फालतू में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। रील्स देख के या खाली टाइम को, टाइम ही आपके पास एक ऐसी चीज है जिसका आप पूरा का पूरा उपयोग करके जो है ना, यही टाइम, अगर ये टाइम आप सही तरीके से यूटिलाइज कर लोगे ना, तो बाकी पूरी लाइफ जो है आपके पास पड़ी होगी भाई, एंजॉय करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लेकिन अगर इसी टाइम को आपने गलत यूज़ कर लिया, देन फिर आप इसको, फिर आपके पास जो आगे की लाइफ होगी वो कठिन हो जाएगी। तो आपके पास डिसाइड आपको करना है कि भाई इस टाइम को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। ये टाइम है, ये फेज़ है आपके पास, ये फेज़ चल रहा है आपका जो है, जो इस वक़्त इन्वेस्ट करने का टाइम है आपका। अब इस टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, तो पूरी लाइफ़ आपकी स्मूथ चलेगी। ये आगे लाइफ़ स्मूथ हो रही है। लेकिन अगर ये टाइम आपने गलत चीज़ों में इन्वेस्ट किया, ये टाइम अगर आपने गलत चीज़ों में, रफ़ चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया, जो ना जहाँ नहीं करना था, तो फिर ये लाइफ़ आपकी भाई रफ़ एंड टफ़ हो जाएगी। आगे वाली लाइफ़ जो आएगी, वो रफ़ एंड टफ़ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अब आपके हाथ में हैं, ठीक है? किस तरह से आपको इसको लेके चलना है। तो चलिए मैं बहरहाल इस चीज़ों पे इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मैं अब कभी बोलूँगा, फिर कभी वो मौका मिलेगा तो समझाएँगे इस चीज़ पे भी हम, कभी आपको मौका मिलेगा तो। आप तो पढ़े हुए लोग हो मेरे से। चलिए डिपोज़ किया, किसने डिपोज़ किया भाई? फिर हबीब शाह ने जब हराया ना उसको, तो सॉरी, जब इसने गाज़ी चक ने जब हराया उस आर्मी को, तो उसको लगा भाई अब तो मैं तो उसकी आर्मी को हरा सकता हूँ, हबीब शाह मेरे आगे क्या चीज़ है? उसने डिपोज़ कर दिया, हबीब शाह को हरा दिया भाई उसने। वहाँ पे हबीब शाह को भी हटा दिया उसने, कहाँ से? हबीब शाह ने तख्ते से उसने पलट कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया हबीब शाह का। जब तख्ता पलट कर दिया उसने, तो और कह दिया कि ये भाई ये इनकम्पिटेंट है, ये इनकम्पिटेंट है, और खुद जो है गाज़ी चक, खुद जो है इसने असेंड कर दिया थ्रोन, असेंडेड द थ्रोन, असेंडेड द थ्रोन, और खुद जो है थ्रोन पे आके बैठ गया भाई, ठीक है? समझ रहे हो? कहा कि ये इनकम्पिटेंट रूलर है, इसका कुछ काम नहीं है भाई, ये इनकम्पिटेंट है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये कुछ नहीं कर सकने वाला है। इसलिए उसने उसको, आर्मी को डिफीट करने के बाद खुद जो है उस गाज़ी उसको, हबीब शाह को डिपोज़ किया, और जो है असेंड कर दिया, खुद को असेंडेड द थ्रोन एंड टूक द टाइटल, और टाइटल ले लिया, एंड टूक द, ये याद रखिएगा, टूक द टाइटल, क्या टाइटल ले लिया? टाइटल लिया था उसने नासिरुद्दीन। ये पूछे जाते हैं भाई, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नासिरुद्दीन किसका था, कौन था नासिरुद्दीन? नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन मोहम्मद गाज़ी शाह, ये टाइटल ले लिया भाई, ठीक है? तो क्या टाइटल ले लिया? नासिरुद्दीन मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद गाज़ी शाह, ये टाइटल, असेंडेड द थ्रोन, थ्रोन पे बैठा और टाइटल ले लिया उसने, नासिरुद्दीन मोहम्मद गाज़ी शाह। किसको हराने के बाद? हबीब शाह को डिपोज करने के बाद। लेकिन ये हिम्मत कहाँ से आई थी उसके अंदर कि वो अपने राजा को हरा देता? ये हिम्मत वहां से आई थी कि राजा ने भेजा था कि भाई जाओ उस आर्मी को डिफीट कर। उसने आर्मी को डिफीट किया, उसको लगा कि नहीं, आर्मी क्या चीज है, मैं तो अपने राजा को भी हरा सकता हूँ, ठीक है? ये होती है बातें, जब आप हिम्मत करोगे ना, तो फिर जेकेएसएसबी क्या, आप केएस भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, बस हिम्मत की बात है, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या निकला? 1561 के अंदर क्या होता है फिर? 1561 के अंदर क्या होता है? एंड ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी हो जाती है। अब शाहमीर डायनेस्टी एंड हो जाती है, क्योंकि हबीब शाह खत्म, एंड ऑफ शाहमीर डायनेस्टी हो जाती है, एंड ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी हो जाती है। और जब एंड ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी हो जाती है, तो इसके साथ ही क्या हो जाता है? स्टार्ट ऑफ, अब कौन सा रूल शुरू हो गया? स्टार्ट ऑफ चक रूल। समझ में बातें आई? आनी चाहिए यार, समझ में आनी चाहिए भाई, गाइस अच्छे से समझो ये चीजें। स्टार्ट ऑफ चक रूल अब शुरू है,
चक रूल शुरू हो जाता है। तो अब मैं बात करूँगा चक डायनेस्टी की। किसकी बात करूँगा? चक डायनेस्टी की। चूँकि काफ़ी गैप आ गया था, इसलिए थोड़ा-सा पीछे रिमाइंड करवाना ज़रूरी था आपको। ये थोड़ा-सा पीछे रिमाइंड करवाना ज़रूरी था। चक डायनेस्टी की बात करें तो चक डायनेस्टी जो है ये रूल कब से कब तक हुआ है? इन्होंने रूल किया, ज़्यादा देर नहीं किया है, 1561 से लेके 1300 तक ही किया है। 1563 एडी तक ही रूल किया हुआ है चक डायनेस्टी का, इतना ज़्यादा नहीं है। जो ये था ना, जो ये गाज़ी चक था, ये जो गाज़ी चक था, गाज़ी चक जो उसको हराया। ओल्ड एज में सफ़र हुआ था, याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कौन-सा ऐसा रूलर था जो सफ़र हुआ था ओल्ड एज में? सफ़र्ड फ्रॉम लेप्रोसी, जिसको हैंसन्स डिज़ीज़ भी कहते हैं, याद रखिएगा भाई। लेप्रोसी प्लस ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी प्लस ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी टू ब्लाइंड। तो काफ़ी पॉलिटिकल वीकनेस आ गई थी, ठीक है? आईसाइट भी इसकी चली गई थी। तो फिर क्या हुआ था, इसने इसने जो है अपने जो भाई है, उसको जो है एंट्रस्ट दे दिया था। लेकिन ठीक है, याद रखिएगा इसका भाई जो है, ठीक है, जब वो गाज़ी चक जो है ओल्ड एज में सब सफ़र हुआ लेप्रोसी प्लस ब्लाइंडनेस से, तो अब उसने क्या किया, अपने भाई हसन चक को पावर दे दी, ठीक है? उसने क्या किया, अपने भाई हसन चक, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है? आप सिंपली ऐसे रखो, उसने अपने भाई हसन हसन चक ब्रदर ऑफ गाज़ी चक गिव पावर टू इसको, किसको पावर दे दी? गिव पावर टू हसन चक। किसने पावर दे दी? गाज़ी चक ने पावर किसको दे दी? जब ये इससे पर प्रॉब्लम आई ना इसको, तो इसने पावर दे दी अपने भाई को, किसको? हसन चक को, जो किसका भाई था? गाज़ी चक का भाई था, ठीक है? तो हसन चक जो है इसने कब से कब तक किया भाई रूल, याद रखिएगा। हसन चक ने जो रूल किया है 1563 से लेके 1563 से लेके 1570 तक। ये गाज़ी चक का रूल है, 1561 से 1563 तक। और जो 1563 से 1570 तक इसने रूल किया है। हसन चक ने, ठीक है? और इसी के टाइम में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इसी के टाइम में कश्मीर में शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, ये भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा सकता है भाई, शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट किसके रेन में हुआ था? शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसके टाइम में, बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा भाई, ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट किसके टाइम में हुआ था? किसके टाइम में हुआ था भाई? हसन चक कौन था? ब्रदर ऑफ गाजी चक था, ब्रदर ऑफ गाजी चक था। क्या गाजी चक जो है उसने पावर किसको दे दी थी? अपने भाई, किसको? हसन चक को। क्यों दे दी थी? क्यों? क्योंकि वो लेप्रोसी और ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया था थोड़ी सी ओल्ड एज में, ठीक है? और गाजी चक कब से कब तक हुकूमत किया? 1561 से लेकर सिर्फ 2 साल, 1563 तक। और ये कब से कब तक किया? 1563 से लेके 1570 तक किया भाई। बात समझ में आई? तो शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट किसके रेन में हुआ? ये हुआ हसन चक के रेन में। किसके चक रेन में? और या ऐसे भी पूछ सकता है किस डायनेस्टी के टाइम में हुआ था? चक डायनेस्टी के टाइम में हुआ था शिया वर्सेस, ठीक है? तो फिर जो है, फिर पावर शिफ्ट हुआ और हसन चक को हटा दिया गया, ठीक है? याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब भाई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट जब होना होना ही होता, जब फिर क्या होता था? जब पूरा इसको जो है 1570 तक वो करने नहीं दिया, रूल को पूरा करने नहीं दिया था। याद रखिएगा 1568 में, ये तो 1570 तक कहते हैं, लेकिन 1568 में ये हुआ था। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कब हुआ था? 1568 में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। चलता रहा, चलता रहा। फिर 1568 में ही जो है ना, ये जो शिया वर्सेस सुन्नी, तो फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हो जाता है? पावर शिफ्ट हुआ। इसके बाद फिर पावर, जब वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर पावर शिफ्ट हुआ। क्या हुआ? फिर पावर शिफ्ट हुआ भाई। फिर पावर शिफ्ट हुआ, और पावर शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ? हसन शाह को हटा दिया गया भाई। हटाना ही होता है फिर, जब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो हसन शाह को हटा दिया गया। हसन शाह को हटा दिया गया। हसन शाह को रिमूव कर दिया गया, डिपोज किया गया। हसन शाह को डिथ्रोन किया गया, ठीक है? उसको डिथ्रोन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और किसको? और अली शाह को रूलर बनाया गया। एंड अली शाह को रूलर बनाया गया। अली शाह वाज मेड अली शाह वाज मेड रूलर। अली शाह को बनाया गया रूलर। बात समझ में आई? इसको रूलर बनाया गया, अली शाह को रूलर बनाया गया। आपको समझ में ये चीजें समझनी होंगी भाई, अच्छे से समझनी होंगी। क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, बहुत बढ़िया से समझना है इसको।
जब शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो 1568 में हुआ था। कब हुआ था? 1568 में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर उसके बाद पावर शिफ्ट हुआ। हसन शाह को रिमूव करने के बाद किसको दे दी पावर? पावर किसके पास आ गई? अली शाह के पास आ गई पावर। रूलर कौन बन गया फिर? अली शाह बन गया, ठीक है। लेकिन अली शाह भी जो ज्यादा देर नहीं रहा, अली शाह भी ज्यादा देर नहीं रहा, ठीक है। ये 1570 में ही इसको डिथ्रोन किया गया। 15 ये थोड़ी ही देर के लिए रहा था 1570 में, ठीक है। उसके बाद आता है, हाँ, एक भी और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जो चक्स थे ना, जो चक्स थे जो, ये ओरिजिनली अगर हम बात करें ना, तो ये दर्स थे। ओरिजिनली देवर दर्स, ये भी पूछा जा सकता है कभी, ओरिजिनली देवर। हम कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे भाई, जहाँ से जेके एसएसबी हमें मात दे सके, हम उसको परेशान करेंगे। हिस्ट्री में कहाँ से जेके एसएसबी हमें परेशान करेगी, मैं ये देखना चाहता हूँ। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ ना, उसमें मैं देखना चाहता हूँ जेके एसएसबी आपको कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेगी। बस टॉपिक्स लेकिन पढ़ना, लेकिन एक बार मेरे से ये जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा ना, एक बार पढ़ना, फिर मैं मुझे बताना जेके एसएसबी आपको कहाँ से क्वेश्चन डालेगी भाई। मैंने ये पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं साइंस में पहले अब हिस्ट्री ही कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं साइंस पे चले जाऊँगा। 10 नंबर की साइंस है भाई, देखूँगा साइंस में भी वो कहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे। लेकिन सिर्फ कंडीशन एक है कि पढ़ना होगा, लेक्चर सुनने होंगे भाई। ऐसे क्या बताएगा इंसान बिना, आज तो किसी भी एग्जाम में जाओ भाई, आज तो छोटे मोटे एग्जाम भी देने हैं ना, बच्चों को जो एग्जाम देने होते हैं, वहां इतने कंपटीशन है मेरे भाई। तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर का रेट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको चेक कर लो। इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेट जो है ना, इस वक्त जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 4 लाख से ज्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयड है। तो क्या लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं? सारे लोग बैठे हैं, कोई लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी में, कोई दूसरी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, कोई अंडरग्राउंड हो चुका है, कोई अपर ग्राउंड है, कोई फर्स्ट फ्लोर, कोई सेकंड फ्लोर, भरे पड़े हैं सारे फ्लोर्स भाई। लड़कों से प्रिपरेशन चल रही है, जितना ज्यादा हो सकता है हर कोई अपने लेवल पे प्रिपेयर कर रहा है। अब करना क्या है, इसी को कहते हैं थ्रोट कट कंपटीशन है। अब करना क्या है, एक एक नंबर कौन कहाँ से ज्यादा ले सकता है भाई। एक एक नंबर का क्या है, पॉइंट 25 पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखना यही है कि कौन कितना नंबर ले जाता है भाई, एक एक नंबर से आगे चलना है। तो कंडीशन यही है कि आपके 10 नंबर साइंस के हैं। जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसमें गारंटी है भाई, क्वेश्चन आपको उसमें से ही आ जाएगा। इतनी सी तो मेरे को लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक है? चक्स ओरिजिनली दे वर दार्स, ओरिजिनली दे ये दार्स थे, ओरिजिनली दे वर दार्स। और कहाँ के रेजिडेंट्स थे ये? रेजिडेंट्स ऑफ गिलगित हुज़ा एरिया, रेजिडेंट्स ऑफ गिलगित हुज़ा एरिया। कई जगह हुंजा भी लिखा होगा, ठीक है? अब देखिए 1578 में क्या होता है, जब अली शाह की डेथ हो जाती है। कब? 1578 में, इन 1578 अली शाह डाइड। अली शाह की डेथ हो जाती है। अली शाह की जब डेथ हो जाती है, जब अली शाह की डेथ हो जाती है तब क्या होता है, हिज सन, इसका बेटा, हिज सन, वेरी इंपॉर्टेंट, हिज सन, इसका बेटा जो है यूसुफ शाह चक, यूसुफ शाह चक, यूसुफ शाह चक ascended the throne। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे भाइयों, समझो गाइस, इस चीज को समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझो। 1578 में क्या होता है, जब अली शाह की डेथ हो जाती है, जब अली शाह की डेथ हो जाती है, अली शाह जब डेथ हो जाती है तो कौन आ जाता है, उसका बेटा, नाम क्या था? यूसुफ शाह चक, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यूसुफ शाह चक असेंडेड द थ्रोन। और इसने शादी की, किससे शादी की? और याद रखिएगा, ये जो यूसुफ शाह चक था ना, ये कल्चरल और पॉलिटिकल एंगल, दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट है भाई, कल्चरल भी और पॉलिटिकल। इसीलिए कह रहा हूँ, ये कल्चर, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, इसे नहीं कहता हूँ, बेशक मैं डालता हूँ स्ट्रेस किसी चीज पे ज्यादा, हाँ, किसी लिए, क्यों क्यों, इसीलिए कि कोई पॉइंट आपसे छूटे ना। यूसुफ शाह चक जो है, यूसुफ शाह चक, इसकी कल्चरल और अगर हम बात करें पॉलिटिकल, दोनों एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एफर्ट डालना पड़ता है ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे आपसे। कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंगल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए इसने जो है ना, फेमस पोइटस, बड़ी ब्यूटीफुल पोइटस थी वो, नाम था उसका हब्बा खातून। क्या था ना, इसको कहा गया है, जब भी हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको लिखा जाता है ब्यूटीफुल एंड चार्मस, किसी भी हिस्ट्री बुक को पढ़ लो, लिखा गया है किसी भी चार्मिंग पोइटस।
मैं तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ सुनने में आया इसके बारे में। जब भी हिस्ट्री बुक पढ़ी है ना भाई, कोई भी हिस्ट्री बुक इसके बारे में, तो यही लिखने में आया इसके बारे में कि ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग पोएटिस थी ये। नाम था इसका हब्बा खातून। इसीलिए तो यूसुफ शाह चक की इंपॉर्टेंस बढ़ गई ना भाई। हब्बा खातून नाम था इसका, हब्बा खातून। ठीक है, कभी KHATUN लिखा होगा, घबराना नहीं, ये तो चलता है इतना। हब्बा खातून। इसने शादी की थी बस। ब्यूटीफुल क्या है, कल्चरल बॉडी। क्यों, क्यों एंगल से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ओहो मैंने तो लिखा नहीं, इतना ही बता दिया। ब्यूटीफुल एंड चार्मस, क्यों ऐसे लिख लो ना, हब्बा खातून से इसने शादी की थी। ही मैरिड, ऐसे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूँ, बिकॉज ही मैरिड, इसने शादी की थी। किसके साथ शादी की थी? ए ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग पोइटस, क्या नाम था उसका? हब्बा खातून। इसके साथ शादी की थी भाई इसने, हब्बा खातून के साथ। इसीलिए तो यूसुफ शाह चक की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी ना। ठीक है, हब्बा खातून के साथ शादी की थी इसने, किसके साथ? हब्बा खातून। और क्या है, और इसने गुलमर्ग और सोनमर्ग को डेवलप किया था, इंपॉर्टेंट बात। गुलमर्ग एंड सोनमर्ग को डेवलप किया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। गुलमर्ग और सोनमर्ग को डेवलप किया था। समझ में आना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना तो पता चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ याद यहीं पे हो जाए चीजें सारी की सारी। तो क्या है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बंदा यूसुफ शाह चक। क्यों? क्योंकि इसने शादी की थी, किससे शादी की थी? एक ब्यूटीफुल और चार्मिंग पोएटिस, नाम था उसका हब्बा खातून। क्या नाम था? हब्बा खातून। और गुलमर्ग और सोनमर्ग को इसने डेवलप किया था। ठीक है, अब और अब देख लीजिए, गुलमर्ग और सोनमर्ग को डेवलप किया बंदे ने। तो भाई आप समझ सकते हो, कश्मीर का ब्यूटी फेज भी तो इसी टाइम आया होगा, है ना? आप देख रहे हो ना, गुलमर्ग सोनमर्ग जैसी चीजों पे फोकस कर रहा है बंदा, तो कश्मीर का जो ब्यूटी फेज है, कश्मीर का जो ब्यूटी फेज आया, कश्मीर का ब्यूटी फेज इसी टाइम आया। क्योंकि गुलमर्ग आज भी है, गुलमर्ग सोनमर्ग तो वही तो है आज भी। ठीक है, तो इसी टाइम आया ना भाई, बात समझ में आ रही है? तो हॉलिडे रिजॉर्ट्स में अब पूछा जाएगा, हॉलिडे रिजॉर्ट्स में किसने जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग को किसने बनाया हॉलिडे रिजॉर्ट्स? तो आप क्या बताओगे भाई? हब्बा खातून? नहीं नहीं, हब्बा खातून नहीं बता देना, यूसुफ चाचक बताना भाई। ठीक है, मत हब्बा खातून बताओगे, यूसुफ चाचक बता देना। ठीक है, हब्बा खातून नहीं बताना, हब्बा खातून से शादी की थी यूसुफ चाचक ने भाई। अब ठीक है, ही ट्राइड बेस्ट टुवर्ड एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स, लेकिन लास्ट में जो है ये मारा गया था भाई, अकबर के जनरल के हाथों मारा गया था बिहार में। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे एंड ऑफ हमें बताओ, अब सिंपली एंड ऑफ, एंड बताता हूँ आपको, एंड ऑफ चक रूल कैसे होता है, चक रूल कैसे होता है खत्म। ठीक है, क्या होता है, अब फिर से मुगल एंट्री होती है भाई, अब फिर से मुगल्स की एंट्री होती है। मुगल तो बड़े खतरनाक लोग थे भाई, बैठे हुए हैं दिल्ली में, मजे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कभी ये गार्डन बनाते हैं, कभी ताजमहल बनाते हैं, कभी कुछ नहीं, ताजमहल तो वहां बना है आगरा में। ठीक है, तो कभी कुतुब मीनार, कभी कुछ बना रहे हैं, चल रहा है काम उनका अपना वहां से। अब अकबर ने दोबारा कश्मीर को जीतने की कोशिश की भाई, अकबर को बड़ा चल रहा है भाई मसला। अकबर जो है क्या कर रहा है, अकबर ने दोबारा, एक बार कारा बहादुर को भेजा था ना उसने, कारा बहादुर की तो लाइन लगा दी थी गाजी चक ने। ठीक है, तो अकबर ने दोबारा जो है, अकबर ने दोबारा कश्मीर को जीतने की कोशिश की। जब उसने दोबारा जीतने की कोशिश की, ठीक है, दोबारा जब जीतने की कोशिश की, तो यूसुफ शाह चक ने बड़ा रेजिस्टेंस दिया। भाई देना ही था उस वक्त, वो रोज यूसुफ शाह चक था वहां पे। यूसुफ शाह चक जो है, काफी उसने रेजिस्टेंस दिया, काफी रेजिस्टेंस दिया, लेकिन बट फेल्ड। रेजिस्टेंस दिया बट फेल्ड। रेजिस्टेंस दिया, समझते हो, रेजिस्टेंस देना समझते हो ना भाई? काफी फाइट की उसने, लेकिन फेल हो गया। जब फेल हो गया तो क्या होना था, अब क्या हो गया, फिर उसको पकड़ के, जब फेल हो गया तो पकड़ कर कहाँ भेज दिया? बिहार भेज दिया भाई। चल भाई बिहार, चल भाई बिहार, अब बिहार हो गया, बिहार की जेल में भेज दिया, बिहार के किसी जेल में भेज दिया, बिहार के किसी जेल में भेज दिया। और वहीं जाके क्या हो गई बंदे का हो गया वहीं पे, हाँ वही वही वही, बंदे की हो गई वहीं पे डेथ। यूसुफ शाह चक का हो गया वहीं पे काम तमाम। अब ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसका बेटा
अब उसका बेटा याकूब शाह, अब उसका जो बेटा था याकूब शाह आया, उसका बेटा, किसका बेटा भाई? यूसुफ शाह का, यूसुफ शाह का बेटा, नाम है उसका याकूब शाह। अब आता है कौन? याकूब शाह। अब आता है आगे सीन में कौन? याकूब शाह। अब आता है याकूब शाह। ये कब की बात है? 1586 की बात है, 1586 की बात है। अब सामने आता है याकूब शाह, ठीक है। लेकिन उसने भी ट्राई किया इसने कि मैं भी मुगल्स को हराऊं, मुगलों को हराऊं, मैं भी मुगल्स को हराऊं। याकूब शाह इसने भी ट्राई किया, बड़ा ट्राई किया, लेकिन फिर हारीपुर में डिफीट हो गया। हरिपुर में डिफीट खाई इसने, याद रखिएगा, हरिपुर में क्या खाई इसने? डिफीट खाई भाई, डिफीट खाई। तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि 1586 में, 1586 में 50, जब हरिपुर में इसने डिफीट खा ली, याद रखिएगा, हरिपुर में डिफीट खाई है किसने? याकूब शाह ने। किसका बेटा था भाई? वो भी इसी बात है, यूसुफ शाह का बेटा याकूब शाह। हरिपुर में डिफीट हो गई उसकी मुगल्स के हाथों। जब हरिपुर में डिफीट हो गई तो 1586 में चक्र रूल खत्म होता है, और चक्र रूल जब खत्म होता है तो कश्मीर किसका पार्ट बन जाता है भाई? कश्मीर बन जाता है, कश्मीर 1586 में कश्मीर मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। बताओ भाई, हिस्ट्री में कुछ मजा आया? अब सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री तो है, नाम तो आरिफ मीर केमिस्ट्री है, पढ़ा रहे तो हिस्ट्री हो। और भाई क्या करें, हिस्ट्री केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हिस्ट्री कितना मिलता जुलता है, मतलब हिस्ट्री और केमिस्ट्री, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। जहां जहां भी हिस्ट्री केमिस्ट्री जुड़ेगा तो वहां हम पढ़ाएंगे ना, जहां जुड़ेगा तो। वैसे इकोनॉमी भी नहीं जुड़ेगा, किसी दिन इकोनॉमी भी पढ़ाएंगे आपको, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। और ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और जिसको इकोनॉमी से डर लगता है ना, इंडियन इकोनॉमी से, उनका डर दूर कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। ऐसा डर दूर करेंगे कि फिर वो बोलेंगे सर इकोनॉमी, वाह क्या चीज है, इकोनॉमी तो पढ़ने की ही चीज है, घबराने का नहीं, बस जुड़े रहने का, जुड़े रहने का, डरने का नहीं। नेक्स्ट, अब समझ गए आप किसका पार्ट बन गया? कश्मीर जो है मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। कश्मीर जो है मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया भाई। अब मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया तो आप समझते हो फिर क्या हो रहा होगा। अब कौन आएंगे आगे भाई? अब आगे आएंगे, अब कौन आएंगे आगे? अब आएंगे मुगल्स। आइए जनाब, मुगल्स आइए आइए, मोहतरम मुगल। 1586 से लेके 1753 तक आए मुगल्स। फिर होती है एंट्री धीरे धीरे मुगलों की, फिर भाई कश्मीर में मुगल्स कौन आया पहले? अब कश्मीर में जो है ऑफिशियली मुगल एम्पायर का है। अब कश्मीर जो है ना, अब बात करें 1586 से, कश्मीर जो है ऑफिशियली, बात करूं मैं ऑफिशियली, अब कश्मीर जो है किसका बन गया? मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया भाई, मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया ना, 1586 से बन गया भाई, ठीक है। अब जो है अकबर ने डायरेक्ट रूल नहीं किया था यहाँ, अकबर तो बड़ा, अकबर को बहुत ज्यादा मसला था यहाँ पे। अकबर ने डायरेक्ट रूल नहीं किया उसने, याद रखिएगा, अकबर ने डायरेक्ट रूल नहीं किया। क्या नहीं किया? डायरेक्ट रूल नहीं किया, बल्कि गवर्नर्स के थ्रू कंट्रोल किया। बल्कि क्या किया? गवर्नर्स, उनको सूबेदार्स भी कहते थे, सूबेदार्स के थ्रू, सूबेदार्स के थ्रू जो है कंट्रोल किया। बात समझ में आ रही है? आनी चाहिए भाई, कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है। सूबेदार के थ्रू कंट्रोल किया। अकबर ने जो है डायरेक्ट रूल नहीं किया, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट आके कश्मीर पे रूल किया हो, नहीं, डायरेक्ट नहीं, गवर्नर्स भेजे, गवर्नर्स के थ्रू जो है कंट्रोल किया, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हाँ, रेवेन्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एक राजा, तो राजा रोदरमल नाम जो है राजा, कई बुक्स पे तोदरमल लिखा हुआ है, कई बुक्स पे रोदरमल लिखा हुआ है, ठीक है। उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको उसने बनाया। और याद रखिएगा अकबर आया था कश्मीर में 1579 में भी आया था अकबर। पूछा जाएगा भाई, अकबर केम टू कश्मीर, कभी पूछा जा सकता है, अकबर केम टू कश्मीर, अकबर आया कश्मीर में इन 1579, ये भी पूछा जा सकता है कब आया, 15। और ऐसे 3 बार विजिट किए अकबर ने कश्मीर की भाई। कितने बार? 3 बार, कहीं पे लिखा हुआ है, ये भी मुझे याद आता है अभी भी, कहीं मैंने ये पढ़ा था कि अकबर ने 3 बार जो है कश्मीर की विजिट की हुई है, ठीक है। फिलहाल इतनी रखिए। फर्स्ट टाइम जो है वो 1579 में कश्मीर आया हुआ है, ठीक है। अकबर जो है सबसे पहले कश्मीर कब आया? 1579 में कश्मीर आया। और याद रखिए
कि इसके जो है रेवेन्यू सिस्टम जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था किसका, इसका एक बंदा था, फाइनेंस मिनिस्टर इसका था, एक फाइनेंस मिनिस्टर राजा, राजा के ही बुक्स पे लिखा होता है राजा, राजा रोदरमल, RODAR, लेकिन कई बुक्स पे लिखा होता है तोदरमल, तो जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजा तोदरमल ये फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू सिस्टम, इसने इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू सिस्टम भाई। रेवेन्यू समझते हैं ना, जमीन का लेन देन भाई, कश्मीर में इसने शुरू किया रेवेन्यू सिस्टम भाई, अकबर के टाइम में, ठीक है। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब देखिए, अब अकबर, और अकबर ने क्या किया, हारी पर्वत फोर्ट बनवाया, हारी पर्वत फोर्ट बनवाया, बिल्ट हारी पर्वत फोर्ट, बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है। एक तो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया किसके थ्रू, किसके थ्रू, राजा रोदरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसके थ्रू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, ठीक है। राजा रोदरमल के थ्रू जो है, राजा रोदरमल या तोदरमल के थ्रू क्या करवाया, जो एक फाइनेंस मिनिस्टर था उसके थ्रू जो है रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा, हरी पर्वत फोल्ड को बिल्ड करवाया, और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस जो थी वो स्ट्रांग बनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को स्ट्रांग बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को स्ट्रांग बनाया कश्मीर में, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को स्ट्रांग बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को क्या बनाया, स्ट्रांग बनाया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ। बता रहा था कि अकबर कितने बार आया कश्मीर, अकबर केम टू कश्मीर कितने बार आया भाई, 3 टाइम्स, पूछा जा सकता है कितने बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग इज थर्ड विजिट, जब वो तीसरी बार आया था, ड्यूरिंग थर्ड विजिट, जब वो तीसरी बार आया था ना, ड्यूरिंग थर्ड विजिट, जब वो तीसरी बार आया था, अकबर जब तीसरी बार आया था ना कश्मीर की तरफ, तो बाल्टिस्तान और लद्दाख अपने कब्जे में ले लिया था, बाल्टिस्तान एंड लद्दाख वर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया था इसने भाई, ठीक है। अकबर ने जब वो तीसरा, अब देखिए क्या होता है, जितने भी अकबर हो चाहे जितने भी हों, उन्होंने सब ने, मैंने पहले ही बताया, उन्होंने किसके थ्रू रूल किया है कश्मीर पे आके, गवर्नर्स के थ्रू, किसके थ्रू, गवर्नर्स के थ्रू। 1601 में मिर्जा अली अकबर वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर, ये पूछा जा सकता है, 1601 में कौन था, मिर्जा, कभी पूछा जा सकता है, इतना तो नहीं पूछेगा लेकिन पूछ भी सकता है, मिर्जा अली अकबर जो था, कभी पूछ ले भाई ऐसा, मिर्जा अली अकबर ये कौन था भाई, हु वाज मिर्जा अली अकबर, ये गवर्नर ऑफ कश्मीर था, कब था ये, क्योंकि 1601 क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा अभी। 1601 में जो है मिर्जा अली अकबर जो है, मिर्जा अली अकबर, इसका नाम भी मिर्जा अली अकबर था, ये गवर्नर ऑफ कश्मीर था। कभी कंफ्यूजिंग होती है ना चीजें, तभी वो पूछ लेते हैं गौर हिस्ट्री वाले, तो आप बोलोगे अकबर, मिर्जा अली अकबर, अकबर अकबर में नाम मिल रहा है, तो भाई ये क्या था, रूलर था, ये क्या था, तो ये गवर्नर ऑफ कश्मीर था, 1601 में ये गवर्नर ऑफ कश्मीर रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, खास बात है ये भी, और इसने 1609 तक रूल किया है, 1609 तक गवर्नर ऑफ कश्मीर रहा है, कब तक, 1609 तक, ठीक है। 1601 से 1609 तक रहा है। अब क्या होता है, 1605 एडी में जो है, 1605 एडी में अकबर की छुट्टी हो जाती है, 1605 में अकबर पास अवे, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, ठीक है। 1605 में, 1601 से 1609 तक कौन रहा, मिर्जा अली अकबर रहा, गवर्नर ऑफ कश्मीर। कभी पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे, आप बोलोगे कंफ्यूजिंग, भाई 1609 में कौन था, नीचे लिखेगा अकबर, मिर्जा अली अकबर, मिर्जा कुछ इस तरह से, आप बोलोगे अकबर वो तो 500 1605 में चला गया था भाई, यहाँ कौन सा अकबर आ गया आप, ठीक है। तो ये मिर्जा अली अकबर ये दूसरा था, ये गवर्नर ऑफ कश्मीर था, ये गवर्नर ऑफ कश्मीर था, ये 1609 तक रहा था, हालांकि 1605 में अकबर की डेथ हो चुकी है, अकबर जो है ये डेथ हो गई है इसकी 1605 में, ठीक है। और कहाँ डेथ हुई थी, आगरा में, ठीक है, आगरा में डेथ हुई है इसकी। अब आ गया 1606 में कौन आ जाता है भाई, जहांगीर आता है,
1606 में कौन आता है? जहांगीर आता है, एम्परर ऑफ इंडिया। एम्परर ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? 1606 में कौन आता है? एम्परर ऑफ इंडिया। 16। अब जहांगीर जो है ना, उसका तो कुछ अजीब ही नजारा था, ठीक है। अब आता है जहांगीर का पीरियड। अब 1606 से कुछ कहानी आती है किसकी? जहांगीर की। याद रखिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। 1606 में कौन आया? जहांगीर का पीरियड। जहांगीर इसको कहते हैं, इसका तो कुछ अजीब ही लव फॉर कश्मीर था। जहांगीर की कुछ अजीब ही बात है, ठीक है। जहांगीर जो है, जहांगीर का पीरियड। अब आता है जहांगीर का पीरियड। किसका पीरियड आता है? जहांगीर पीरियड। अब आया जहांगीर पीरियड। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नाउ जहांगीर पीरियड आता है। 1606 से आगे किसका पीरियड आता है? जहांगीर। जहांगीर को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी कश्मीर से, बहुत ज्यादा। जहांगीर को जो है ना, कहते हैं कि जहांगीर को इतनी मोहब्बत थी कि वो बार बार आता था कश्मीर, बार बार। उसकी वाइफ थी, याद रखिएगा। जहांगीर की वाइफ कौन थी? नाम था पता उसका? किसी को पता है? जहांगीर की वाइफ का नाम था नूर जहां। नूर जहां। नूर जहां। जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? नूर जहां। बहुत बेपनाह मोहब्बत इससे थी, इसलिए ये बार बार कश्मीर इसके साथ आता था, ठीक है। बार बार कश्मीर जो है इसके साथ आता था, ठीक है। और इसने जो है, और वो एक फेमस कोट अगर आपको याद आ रहा हो, अगर याद आ रहा हो तो आना भी चाहिए वैसे याद, इसको सुन के ही, कि इफ देयर इज हेवन ऑन द अर्थ, याद है? इफ देयर इज हेवन ऑन द अर्थ, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, इफ देयर इज हेवन ऑन द अर्थ, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, इट इज हियर। इट इज हियर 3 बार कहा था इसने, इट इज हियर। वो यहाँ है, वो यहाँ है। किसने कहा? जहांगीर ने कहा था भाई, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। कश्मीर के लिए कहा था। किसने कहा था? मुगल एम्परर जहांगीर ने। इतनी ज्यादा इसको कश्मीर से लगाव था, ठीक है। तो ये बार बार आता था। इसने बनाए हैं शालीमार बाग, बनवाए इसने, निशात बाग बनाए, लेकिन जो निशात बाग है वो नूर जहां के भाई जो है उसका क्या नाम है? हाँ, याद रखिएगा। इसने, ये इंपॉर्टेंट ऐसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। जो जहांगीर है, जहांगीर ने, जहांगीर ने बनवाया शालीमार बाग। शालीमार, घूमे हो शालीमार? जाके देखिए तो क्या नजारा है। जब जाओगे तो मजा ही आ जाता है भाई। वाकई मतलब गार्डन्स है ना, वो बनाए हैं उन्होंने, काम किया है उन चीजों पे भाई, कोई शक नहीं है। शालीमार बाग, ठीक है। जहांगीर ले लो, शालीमार बाग इसने बनाया हुआ है। और जहांगीर का जो छोटा ब्रदर इन लॉ था, मैं बोलूँ छोटा बड़ा जो भी था, लेकिन ब्रदर इन लॉ था आसिफ खान। ब्रदर इन लॉ समझते हो? जिन्होंने शादियां वादियां की हो तो अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ यानी ये था नूर जहां का ब्रदर। सिंपल बताऊं, ऐसे पूछा जाता है, नूर जहां ब्रदर आसिफ खान को नूर जहां। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है भाई पेपर में मैंने, एक बार अपने ही किसी पेपर में देखा हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादा देखा है, ये आसिफ खान वाला, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। लोग, लड़के ज्यादातर इसको क्या लिख देते हैं? जहांगीर, लेकिन नहीं। ये जो ये वाली बाग है, शालीमार बाग के बाद कौन सी है? निशात बाग जो है ना, हाँ, निशात बाग। इसको ज्यादा लड़के लिख देते हैं कि ये जहांगीर ने बनवाई है, लेकिन नहीं। निशात बाग जो है ये आसिफ खान ने बनवाई है, ठीक है। ये किसने बनवाए हैं? ज्यादातर इसमें लिख देंगे भाई शालीमार बाग और निशात बाग जो है किसने बनवाए हैं? जहांगीर ने बनवाए हैं, ठीक है। दिखने में उसी के टाइम के टेन्योर का है, मानते हैं हम, उसी के टेन्योर है क्यों, लेकिन ये स्पेशली जो है आसिफ खान बनवाई हुई है। किसने बनवाई हुई है? जो नूरजहां का ब्रदर है, उसने निशात बाग बनवाई हुई है, ठीक है। अच्छा बल और वेरी ने, अच्छा बल, अच्छा बल जो है ना, वाटरफॉल, अच्छा बल एंड वेरी नाग, इनको रेनोवेट किया है इसने, इनको रेनोवेट किया हुआ है इसने, ठीक है। और जहांगीर की जो है डेथ हो जाती है कब? जहांगीर डाइड इन 1627, याद रखिएगा। 1627 में डेथ होती है इसकी। और इसकी बॉडी जो है शाहदरा में लाई गई है, इसकी बॉडी शाहदरा में ली गई और वहीं पे बरीड किया गया इसको।
याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने आपको, इनको याद रखिएगा। देखिए इस पे फिर थोड़ा-सा स्ट्रेस डालना पड़ेगा मुझे, किस पे? आसिफ खान वाली पॉइंट पे। आसिफ खान ने बनवाया है। आसिफ खान कौन था? ये ब्रदर-इन-लॉ था किसका भाई? जहांगीर का। या ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ब्रदर इन लॉ की फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा भाई हु वाज़ आसिफ, आसिफ खान नहीं पूछा जाएगा, कौन आसिफ खान कौन था? ये बोलेगा आसिफ खान, आसिफ खान नहीं पूछेगा। ये पूछेगा निशात बाग किसने बनाई थी भाई? नीचे ऑप्शन देगा जहांगीर, अकबर वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? निशात बाग किसने बनाई? आप बोलोगे नूरजहां के भाई ने बनाई। नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा निशात बाग किसने बनाई? ऑप्शन देगा आसिफ खान। आसिफ खान, जहांगीर वगैरह, वगैरह। तो आसिफ खान तो कहीं हिस्ट्री में नाम ही नहीं आता है, आपको ध्यान में ही नहीं आएगा आसिफ खान भी कोई बंदा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से एक जेके एसएसबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऊपर भी देखा, जो मैंने आपको बताया कहाँ पे देखा मैंने वो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। चलो जो भी था, मैं सारे सारे पॉइंट्स पे ध्यान दे चुका हूँ यहाँ पे। जो भी होगा, यहाँ शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। यहाँ पे बहुत सारे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं। हब्बा खातून से शादी किसने की थी? यूसुफ शाह चक ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट हैं। सारी आज की हिस्ट्री से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर एक ना एक क्वेश्चन दिख सकता है आपको, ठीक है। अब जब ये चले गया भाई, चले गया तो चले गया तो चले गया, अब क्या कर सकते हैं भाई, रोक नहीं सकते, जाने वाले को कौन रोक सकता है। जब ये चले गया तो जाने के बाद किसी को तो आना था, फिर कौन आ गया? चले जाने के बाद आ गया आफ्टर जहांगीर, आफ्टर जहांगीर आ जाते हैं शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां कौन आ जाता है? शाहजहां। ये बन गया एम्परर ऑफ इंडिया भाई, फिर ये बन गया ना शाहजहां। इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हो? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये तो ये उसमें आ जाती है ना। तो ये मॉडर्न में नहीं है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा आपको भाई, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। टाइम आने दो जरा थोड़ा सा, पहले एफए का सिलेबस, उसी के सिलेबस में शायद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी है। देखते हैं काम तक, लेकिन उसमें मेरे को बहुत लेक्चर्स लगेंगे भाई पढ़ाने में, वो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है भाई, बहुत ज्यादा लंबी है वो। तो इसने जो है 1568 तक रूल किया हुआ है भाई, किसने? शाहजहां ने, ठीक है। एम्पर ऑफ इंडिया जब शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, और 1658 तक जो है, ये भी इसने भी सेवरल विजिट्स की हैं कश्मीर की, सेवरल विजिट्स, सेवरल विजिट्स टू कश्मीर इसने भी पे की हुई है, सेवरल विजिट्स टू कश्मीर, ठीक है। लास्ट विजिट की 1651 में हुई थी। ओ सॉरी, मैं 1568 कैसे लिख दिया यहाँ पे भाई, 1500 में नहीं चल रहा हूँ मैं अब, यहाँ पे 1600 में बातें चल रही हैं भाई, 1600 में चल रही हैं अब हम। 1600, 1658 में बात हो रही है अब, ठीक है। 1658 में बहुत सारी इसने जो है, बहुत सारी गार्डन्स बनाई, मॉस्क बनाई, और कुछ सराइज बनाई है इसने। ये आर्किटेक्ट, इसको कहा जाता है कि ये आर्किटेक्ट फेज था, इसका फेज जो था आर्किटेक्ट फेज था। आर्क, ये ऊपर भी काम कर रहा था, ये आर्किटेक्चर पे इसका ज्यादा ध्यान था। किस चीज पे? मास्क बनाने पे, बिल्डिंग्स बनाने पे, इसका इन चीजों पे ज्यादा ध्यान था, इसलिए इसको आर्किटेक्ट, इसके फेज को आर्किटेक्ट फेज भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट फेज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो शाहजहां का लास्ट विजिट जो कश्मीर में हुआ है, ये, हाँ इंपॉर्टेंट बात एक और है इसमें, लेकिन कुछ गार्डन इसने भी बनवाई है, घबराना नहीं। इम्पोर्टेंट गार्डन बनवाई है, जिसने कश्मीर का चक्कर लगाया है ना अच्छे से, उसको पता है 2 गार्डन और हैं वहाँ पे अच्छी अच्छी। एक तो चश्मे शाही, चश्मे चश्मे शाही, छोटी सी गार्डन है बट बहुत बढ़िया है, चश्मे शाही। और दूसरा परी महल, वहाँ ऊपर जाके पूरा कश्मीर दिखता है, फिर पूरा श्रीनगर दिखता है वहां से, तो परी महल। ये 2 जो है शाहजहां का दिया हुआ है भाई वहाँ कश्मीर वालों को तोहफा, चश्मे शाही और परी महल, ये उसके बनाए हुए हैं। याद रखना भाई, अच्छे से याद रखना इन चीजों को। चश्मे शाही कौन बना के गया, परी महल कौन बना के गया, ठीक है। ऐसे नहीं बने हुए हैं सारे के सारे, ये बना के गए हुए हैं लोग भाई, तब जाके। अब जो है लास्ट विजिट इसकी कश्मीर में कब हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, शाहजहां का लास्ट विजिट कश्मीर में कब हुआ था? शाहजहां, शाहजहां का लास्ट विजिट टू कश्मीर, शाहजहां का लास्ट विजिट टू कश्मीर जो है 1651 में हुआ है, लास्ट 151 एडी, 1651 एडी में कश्मीर आया था शाहजहां, ठीक है। उसके बाद जो है
औरंगज़ेब आ जाता है। उसके बाद कौन आता है? औरंगज़ेब, औरंगज़ेब। अब जो है डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया, मतलब अब तो ऊपर भी डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था और यहाँ भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। धीरे-धीरे जो है मुगल प्रेस्टीज जो है, यहाँ इसने लगभग 14 गवर्नर भेजे थे, 14 गवर्नर भेजे थे इसने। सेंट कितने? 14 गवर्नर्स, 14 गवर्नर्स इन वैली। 14 गवर्नर भेजे थे इसने लगभग। पूछ सकता है भाई, बताओ किसने 14 गवर्नर भेजे थे वैली में, वन आफ्टर अनदर। और बनाई इसने बहुत मॉस्क्स, बिल्ट मैनी मॉस्क्स, बहुत सी मॉस्क्स एंड गार्डन्स बनाई हैं इसने भी, लेकिन जो मशहूर हैं वो उन्हीं के नाम की हैं भाई, ठीक है। और कुछ ब्रिजेस भी बनाए। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम में सेफ खान जो था उसने सेफा कदल बनाया है। सेफ खान कोई गवर्नर होगा, सेफ खान बिल्ट सफा कदल, सफा कदल। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। याद इन्हीं के टाइम में, मुगल के टाइम में ही, ड्यूरिंग मुगल जो है ना, आर्ट और क्राफ्ट भी फ्लोरिश हुआ था ड्यूरिंग मुगल्स। पूरे मुगल की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग मुगल्स के टाइम में ही आर्ट एंड क्राफ्ट्स फ्लोरिश्ड एंड शॉल्स वाज मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। और शॉल्स जो थे बड़े एक्सपोर्ट होते थे, शॉल जो थे बहुत एक्सपोर्ट होते थे भाई इनके टाइम में, ठीक है। अब धीरे धीरे इनके बाद जो है खत्म होती गई, औरंगजेब के बाद खत्म होता गया कहानी। हाँ, 1748 में क्या होता है, 1748 में एक धीरे धीरे अब क्या होने लगा, लोकल रिवॉर्ड्स और फॉरेन इन्वेजन्स भी होने लगे। तो यहाँ पे सक्सेसर्स वीक हो गए, ग्रेजुअली उनका कंट्रोल जो है खत्म होगा। अब क्या होने लगा, यानी सिंपली बताऊं तो मुगल एम्पायर जो है ना, मुगल एम्पायर अब वीक होने लगी भाई। इसके बाद मुगल एम्पायर जो है वीक हो गई। अब समझो आप, इसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर क्या हो गई, वीक होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जो है क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ रिवॉल्ट्स होने लगे, इन्वेजन्स होने लगे। जैसे 1748 में अहमद शाह अब्दाली आ गया। अहमद अहमद शाह अब्दाली आया भाई, इसने अटैक कर रखा। तो रिवॉल्ट्स होने लगे, अटैक होने लगे, ठीक है। तो ही सेंट अज़मतुल्लाह खान की अंडर उसने फोर्सेस भेजी थी। इसने ही सेंट फोर्सेस अंडर अज़मतुल्लाह खान टू कनक्यूर कश्मीर। अज़मतुल्लाह खान के अंडर फौज भेजी थी उसने भाई, याद रखना। अहमद शाह अब्दाली ने किसके अंडर फौज भेजी थी, तो भेजी थी अज़मतुल्लाह खान के अंडर। किसके अंडर? अज़मतुल्लाह खान के अंडर, ठीक है। लेकिन सक्सीड नहीं हुए थे। अज़मतुल्लाह खान के अंडर फौज तो भेजी थी, लेकिन सक्सीड नहीं हुए थे, सक्सीड नहीं हुए थे। लेकिन इसने फिर से अटैक किया 1750, और इसने अहमद शाह अब्दाली ने फिर से अटैक किया 1750 और 51 में, और पंजाब को वो कर लिया, कंट्रोल कर लिया। पंजाब को जो है ऑक्युपाई कर लिया भाई इसने, पंजाब को ऑक्युपाइड कर लिया इसने भाई। बात कुछ समझ में आ रही है? तो इस तरह से याद रखिएगा, अकबर ने 4 गवर्नर्स के थ्रू रूल किया है, जहांगीर ने 7 के थ्रू किया है। थोड़ा शॉर्ट में बता दूं मैं अगर आपको, अकबर ने 4 गवर्नर भेजे थे, ठीक है। जो उसके बाद जहांगीर ने जो है, पूछ ले कभी, इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा देख लो, 7 भेजे थे, ठीक है। शाहजहां ने भी, शाहजहां तो खुद भी बहुत बार आया है भाई, लेकिन 6 सूबेदार भेजे थे इसने, ठीक है। औरंगजेब ने 14 भेजे थे, जैसे मैंने बताया ना, औरंगजेब ने कितने भेजे थे, 14। अकबर ने कितने, 4। शाह जहांगीर ने 7, शाहजहां ने 6। मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता। बहादुर शाह भी एक था, जो इनका रूलर था, बहादुर शाह उसने भी 6 भेजे थे भाई, ठीक है। तो इसी तरह से भाई जानदार शाह जो था, इसने भी जो है एक गवर्नर भेजा था। उसके बाद फारूक शाह ने भी 4 भेजे थे। मोहम्मद शाह ने 7 गवर्नर भेजे थे। इतना तो नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारा मुगल रूल जो है क्या होता है, क्लोज होता है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा अफगान्स और फिर से
अब थोड़ा बचता है हमारा अफ़गान, अफ़गान रूल और सिख और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है कश्मीर हिस्ट्री इंशाअल्लाह वी विल क्लोज़ इट कश्मीर हिस्ट्री हम क्लोज़ करेंगे फिर उसके बाद जो है अब मैं पहले आपको हिस्ट्री ही खत्म करवा दूँगा। सारी की सारी हिस्ट्री पहले क्लोज़ करवाऊँगा, उसके बाद आपकी साइंस पे जाऊँगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा फिर कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ का लगवाऊँगा, उसके बाद हो सकेगा तो इंडियन इकोनॉमी और जो-जो भी होगा वही कश्मीर का जम्मू कश्मीर के जो बाकी पार्ट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस ये वो सब खत्म करेंगे भाई इंशाल्लाह। धीरे-धीरे मतलब एफए के पेपर तक जितना मेरे से हो पाएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ कंटेंट। आप जो है बस जुड़े रहिए और इतना है कि अगर हो सके तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ, बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहिए और मेहनत करिए भाई, मेहनत पे ही डिपेंड है, सारा का सारा डिपेंड जो है मेहनत पे है। आप कितनी मेहनत करते हैं, एक दिन जो है आप फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर ज़रूर आएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत का फल मिल के ही रहता है, हार्ड वर्क पेज़ ऐसा कभी नहीं है कि नहीं होगा। आप अगर मेहनत करते रहोगे, एक ना एक दिन किसी ना किसी एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्रैक कर लोगे भाई। बस आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, कंसिस्टेंसी। वन एंड द मोस्ट जो डिफिकल्ट चीज़ है ना, वो है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ा तो 4 दिन छोड़ दोगे, नहीं वो नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है बिल्कुल भाई, तब जाके आप जो है किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है? थैंक यू फॉर कोऑपरेशन भाई।